ज्योति रसोई में आलू के पराठे सेक रही थी। तभी उसे पति के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ज्योति, कितनी देर हो रही है? मैंने तुम्हें कल रात को ही कह दिया था कि सुबह जल्दी नाश्ता बना देना, लेकिन तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। अरविंद गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। तो ज्योति ने जल्दी से एक कटोरी दही फ्रिज से निकालकर प्लेट में सजाई और दो पराठे रखकर कमरे की ओर भागी। हड़बड़ी में उसका पैर साड़ी में उलझा तो वह गिरते गिरते बची। हॉल में बैठे हुए नरेंद्र जी सारा दृश्य देख रहे थे। तभी उनकी पत्नी कमला जी भी पूजा करके आई और उन्होंने सबको प्रसाद दिया। अरविंद की चिल्लाने की आवाज फिर आई। ज्योति, मेरा बैग तो ठीक से पैक कर दिया है ना? पता चला कोई जरूरी फाइल रह गई हो। ज्योति रसोई में पराठे बेलते हुए बोली। हाँ जी, मैंने सारी फाइलें रख दी हैं। अरविंद की तल्ख आवाज सुबह सवेरे पूरे घर में गूंज रही थी और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। नरेंद्र जी ऊंची आवाज में बोले। अरे बेटा, सुबह से इतनी चीख पुकार मचा रखी है तूने। तेरी मीटिंग तो शाम को 4 बजे है ना? आराम से पहुंच जाएगा। बहू को इतना क्यों डांट रहा है? बेचारी सुबह से एक पैर पर खड़ी है। अरविंद तब तक बैग लेकर कमरे से बाहर आ चुका था। वह बोला। बाबूजी, यह औरत ऐसी ही है। इसे छूट छूट दे दो तो गलतियों पर गलतियां करती जाती है। आप चिंता मत करिए, यह सब पति पत्नी की बात है। इतना कहकर वह मम्मी पापा के पैर छूते हुए बोला। अब मैं चलता हूँ। नरेंद्र जी बोले। बेटा, इतनी जल्दी क्यों? अभी समय है। अरविंद बोला। होटल जाकर आराम करूंगा, फ्रेश होकर मीटिंग में जाऊंगा। सुबह जाऊंगा तो हाईवे पर ट्रैफिक भी कम मिलेगा। तभी कमला जी बोली। बेटा सुन, जाते हुए कुलदेवी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना, भूलना मत। अरविंद बोला। मम्मी, आप 4 बार याद दिला चुकी है। आधे घंटे में मंदिर पहुंच जाऊंगा। सुबह भीड़ नहीं होगी, चिंता मत करो। फिर वह ज्योति को चिल्लाकर बोला। अरे महारानी जी, किचन में समाधि लगाकर बैठी हो क्या? मैं जा रहा हूँ, जरा बाहर तो आओ। ज्योति गैस धीमी करके रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अरविंद बोला। मेरे पीछे अम्मा बाबूजी का ध्यान रखना। रात 12 बजे तक आ जाऊंगा। पीछे से शिकायत का एक मौका भी नहीं मिलना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। ज्योति की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली। तुम यह बात प्यार से भी तो कह सकते थे। धमकी देने की क्या जरूरत है? क्या अम्मा बाबूजी मेरे कुछ नहीं लगते? उसकी आवाज भारी हो गई। अरविंद गुस्से में बोला। बस जुबान ही लड़ा लो तुम। फिर सामान लेकर बाहर निकल गया। बाबूजी उसे कार तक छोड़ने आए। जब वह चला गया तो नरेंद्र जी गहरी सांस छोड़कर सोच में पड़ गए। उधर अरविंद ड्राइव करते हुए जा रहा था। मौसम सुहावना था। उसने रोमांटिक गाना लगाकर गुनगुनाना शुरू कर दिया। वह कुलदेवी के मंदिर के पास पहुंचा और पर्स निकालने लगा तो देखा पर्स था ही नहीं। उसने जेब देखी, बैग देखा, कहीं नहीं मिला। वह स्टीयरिंग पर हाथ पटक कर बोला। कैसी गवार बीवी मिली है, मेरा पर्स रखना ही भूल गई। झुंझलाहट से भरा वह वापस घर की ओर मुड़ गया, क्योंकि पर्स में उसका आईडी कार्ड भी था। रास्ते में उसका गुस्सा और भड़कने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि घर पहुंचते ही बैग निकालकर पत्नी की पिटाई करेगा। वह पहले भी छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा देता था। घर पहुंचकर उसने देखा कि पर्स तो डाइनिंग टेबल पर ही रखा है। वह और भड़क गया। रसोई में गया, ज्योति नहीं। बेडरूम गया, वहां भी नहीं। तभी उसे अम्मा बाबूजी के कमरे से माँ की सिसकियां सुनाई दी। वह रुक गया। उसने सुना नरेंद्र जी गुस्से में कह रहे थे। तुम मेरी पत्नी हो, कभी कभार ही घर में एकांत मिलता है। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह क्या नौटंकी है तुम्हारी? पत्नी का कर्तव्य होता है पति की जरूरतें पूरी करना। कमला जी हाथ जोड़कर बोली। मुझे ठीक नहीं लगता। अब उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए, यह सब शोभा नहीं देता। तभी थप्पड़ की तेज आवाज आई। आवाज सुनकर अरविंद कांप गया। वह दरवाजा पीटने लगा। कमला जी ने रोते हुए दरवाजा खोला। उनकी हालत देखकर अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। साड़ी फटी हुई, ब्लाउज के निशान, कंधे पर नीले दाग। वह चिल्लाया।
बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती? माँ के साथ इस उम्र में जबरदस्ती? नरेंद्र जी सकपकाए, फिर बोले, मैं पति हूँ, अपना अधिकार जता रहा था। यह पति पत्नी की बात है, तुझे क्या? अरविंद ढाड़ा, पत्नी है कोई सामान नहीं। नरेंद्र जी बोले, तू भी तो अपनी पत्नी के साथ यही करता है। बहू के नीले निशान नहीं दिखते? बहू बुखार में भी तूने उसे नहीं छोड़ा। तुझे क्या लगता है तेरे बाप को तेरी करतूतें नहीं पता? अरविंद की पलकें झुक गई। तभी ज्योति बाजार से वापस आई और घर की हालत देखकर सन रह गई। अरविंद बोला, ज्योति, तुमने कहा था मम्मी पापा का ध्यान रखना, देखो माँ के साथ क्या हुआ। नरेंद्र जी बोले, बेटा, मेरी गलती बड़ी है, अभी पत्नी से माफी मांगता हूँ, भविष्य में यह गलती नहीं दोहराऊंगा। लेकिन तू बता, क्या तू अपनी पत्नी से माफी मांगेगा? क्या तू अपना अत्याचार बंद करेगा? अरविंद चुप बैठ गया। कमला जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी ने जो किया सो किया, लेकिन तू जो बहू के साथ करता है, मैं एक औरत होने के नाते देख देख कर तड़पती हूँ। मैं उससे रोक नहीं पाती। बाहर के लोगों पर अत्याचार होता है तो हम भाषण देते हैं, लेकिन घर में मेरा बेटा बहू पर अत्याचार करे तो मैं कैसे सहूं? वह रोने लगी। सब अपने कमरे में चले गए। अरविंद हॉल में बैठा सोचता रहा। तभी उसका फोन बजा। बॉस थे। अरविंद बोला, सर तबीयत ठीक नहीं, मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। फोन काटने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगा। ज्योति पानी लेकर आई। अरविंद ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो ज्योति, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता था, हाथ उठाता था, ताने देता था। तुम अच्छा करती, फिर भी तुम्हें गलत कहता था। लेकिन आज माँ के साथ वैसा होते देखा और मैं टूट गया। बाबूजी का रूप देखकर मन टूट गया। अच्छा हुआ हमारे बच्चे नहीं हैं, वरना वे भी मुझसे डरते। ज्योति ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती समझ आई। तभी कमला जी बाहर आई, चेहरा सामान्य। बोली, बेटा, तूने जो देखा वह एक नाटक था। तेरे बाबूजी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। अरविंद चौंक गया। तभी नरेंद्र जी भी बाहर आए और बोले, हाँ बेटा, यह सब तुझे झकझोरने के लिए किया था। मैंने ही तेरा पर्स गाड़ी से निकाला ताकि तू मंदिर जाकर वापस घर आए। बहू को भी मार्केट भेज दिया ताकि तू विश्वास करे कि घर में केवल हम हैं। हमने तेरी गाड़ी आते देख एक्टिंग शुरू कर दी। कमला जी हंसकर बोली, बार बार मंदिर जाने की बात इसलिए कही कि तू मंदिर पहुंचकर पर्स ढूंढे और वापस घर आए। अगले ही पल अरविंद का चेहरा कठोर हो गया। वह चिल्लाया, अच्छा, आप लोग एक्टिंग कर रहे थे तो मैं भी बदलने की एक्टिंग कर रहा था। सब सन्न रह गए। तभी वह हंस पड़ा, अरे, मैं भी मजाक कर रहा था, सच में सुधर गया हूँ, सच में गलती का एहसास है। सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरविंद कान पकड़कर बोला, अब कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगा, यह पक्का वादा। ज्योति सास ससुर को देखकर सोचने लगी, अगर हर घर में ऐसे सास ससुर हो तो बहू का दर्द समझे तो कोई बहू कभी दुखी ना रहे। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।